जिसपे हमें ये पता चला है कि इंडिया के चीफ जस्टिस चेंज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो करंट चीफ जस्टिस है वो 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो जाएंगे। अभी हम बाकी चीज़ें बहुत डिटेल में समझेंगे कि कैसे रिटायर हो रहे हैं, क्यों रिटायर हो रहे हैं, किस एज पे रिटायर हो रहे हैं। बट अभी के लिए न्यूज़ इतनी सी आ रही है कि 10 नवंबर 2024 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ विल रिटायर। एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि DY चंद्रचूड़ कौन से वे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तो विल आंसर 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब यहाँ से एक चीज़ और समझने की है कि DY चंद्रचूड़ जी 2022 में सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हुए थे और उन्होंने किसको रिप्लेस किया था? यू ललित जी को। जस्टिस यू ललित, मतलब जस्टिस यू ललित थे, उसके बाद आएंगे जस्टिस DY चंद्रचूड़, और उसके बाद इंडिया के नए चीफ जस्टिस होंगे जस्टिस सुरेश खन्ना। अब यहाँ से एक चीज़ और समझने की बात है, इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? तो इसका सिंपल सा एक आंसर है कि इंडिया में आप सुप्रीम कोर्ट में अभी टोटल 34 जजेस हैं। जब सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था, मैं आफ्टर इंडिपेंडेंस बात कर रहा हूँ, तो हमारे पास 8 जजेस हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट में। आज की डेट में भी हैव 34 जजेस। तो इंडिया का जो लॉ कहता है वो ये कहता है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट में सीनियर मोस्ट जज होगा, और जब मैं सीनियर मोस्ट बोलता हूँ तो सीनियर मोस्ट का मतलब एज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का एक्सपीरियंस है। तो मतलब मान के चलिए अगर मैं 2018 में सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट होता हूँ और आप 2019 में अपॉइंट होते हो, तो मैं आपसे 1 साल सीनियर हूँ। तो इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट का ट्रेडिशन है वो ये है कि जो सबसे सीनियर मोस्ट लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस होता है, जो लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस होता है उन 34 में, जो लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस होता है सुप्रीम कोर्ट में, वही बनता है आगे चल के क्या? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि इंडिया में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जब जजेस अपॉइंट होते हैं तो एक कोलिजियम सिस्टम के तहत होते हैं। उस पर एक सेपरेट वीडियो बनेगा, बट अभी आप समझिए वो एक कोलिजियम सिस्टम के तहत होते हैं जिसमें कुछ जजेस एडवाइस करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, प्रेसिडेंट को बेसिकली, और प्रेसिडेंट साइन करते हैं और तब उनका अपॉइंटमेंट होता है। बट सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे, इस चीज़ को क्लियरली समझिए कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे 34 जजेस बैठे हुए हैं। इन 34 जजेस में एक सीनियर मोस्ट जज होता है, वो होता है वहाँ का चीफ जस्टिस। तो जो चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट है, ये जो 34 जजेस का अपॉइंटमेंट है, ये इंडिया में कोलिजियम सिस्टम के थ्रू होगा। हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, यहाँ के जो जजेस होंगे वो कोलिजियम सिस्टम से अपॉइंट होंगे। बट ये जो 34 जजेस हैं, इनमें जब सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस चुना जाएगा तो कोलिजियम सिस्टम काम नहीं करेगा। ना तो प्रेसिडेंट की कोई एडवाइस ली जाएगी, ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसी फॉर्म में पार्टिसिपेट करेंगे। एक सिंपल सा रूल होगा कि जिसने जितनी लंबी सर्विस की होगी वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए, आज़ादी के बाद से 1970s के आसपास तक हमारे देश में यही लॉजिक फॉलो हो रहा था कि जो सीनियर मोस्ट जज होता था वो ऑटोमेटिकली चीफ जस्टिस बन जाता था। बट इंदिरा गांधी जी ने 2 बार ऐसे इंसिडेंट्स आए जब इंदिरा गांधी जी ने सुपर सीड करा दिया। सुपर सीड कराने का मतलब क्या है? देखिए, सुपर सीड कराने का मेरा मतलब ये है कि मैं अभी सुपर सीड कराने का मेरा मतलब ये है कि जैसे मान के चलिए 34 जजेस हैं, ये 34 जजेस में सबकी हायरार्की बनी हुई है अकॉर्डिंग टू देयर सीनियरिटी, कि इनका एक्सपीरियंस 6 साल का, इनका एक्सपीरियंस 5 साल का, इनका एक्सपीरियंस 3 साल का है। बट इंदिरा गांधी जी ने 2 बार ऐसा किया जहां पे उन्होंने सीनियरिटी क्रॉस करा दी। मतलब एक बार जस्टिस ए एन रे जी के केस में हुआ था, वो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के 4th मोस्ट सीनियर जज थे और उनको फर्स्ट सीधे CJI बना दिया गया था। उसके बाद एक बार जस्टिस HM बेग जी के केस में ये काम हुआ जब उनको इस हायरार्की को क्रॉस करा के क्या बना दिया गया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी देखिए, तो अब हम एक चीज पे क्लियर है कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे वो किस पे डिसाइड होंगे? सीनियरिटी पे। इंडिया में 2 बार ऐसा हुआ है जब सीनियरिटी ब्रीच हुई है। अब अब यहाँ पे हम लोग ये हमने पॉइंट समझ लिया कि 1980 से पहले क्या हो रहा था? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइड कर देते थे कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस कौन बनेगा, और ये किस पे डिसाइड होता था? सीनियरिटी के बेसिस पे। बट फिर 70s में ऐसा 2 इंसिडेंट्स आएंगे, AN रे जी का इंसिडेंट आएगा और HM बेग जी का इंसिडेंट आएगा, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि सीनियरिटी ब्रीच कर दी गई है। इसीलिए 1980 में सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट पास करेगा और उसमें सुप्रीम कोर्ट क्लियरली ये बात बोलेगा कि अब आज से और आज के बाद जो भी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बनेगा वो किस पे बनेगा? सीनियरिटी के बेसिस पे। और क्योंकि एक बात हम सबको मालूम है कि इंडिया में अगर सुप्रीम कोर्ट कोई चीज़ बोलता है तो दैट इज इक्विवेलेंट टू लॉ,
वो एक कानून के बराबर होता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई चीज़ बोली है तो वो कानून बन जाएगी। तो इसीलिए इंडिया में आप ये मान सकते हो एक तरीके का कानून है कि जो सीनियरिटी में जो सबसे ज़्यादा सीनियर होगा अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस इन सुप्रीम कोर्ट, वो बनेंगे कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हमारे नेक्स्ट चीफ जस्टिस कौन है? संजीव खन्ना जी, जो हमारे 51st चीफ जस्टिस होंगे। 11 नवंबर को ये अपॉइंट होंगे, क्योंकि 10 नवंबर को रिटायर होंगे डी वाई चंद्रचूड़ जी। अब यहाँ से इनके बारे में कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। ये 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में इनरोल हुए थे। इंडिया में अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आपको बार का एग्जाम देना पड़ता है, और बार एग्जाम से पहले आप रजिस्ट्रेशन कराते हो, फिर उसका रिन्यूअल के लिए यू हैव टू गिव बार एग्जाम। तो उन्होंने 1983 में बार क्वालिफाई किया एंड ही क्वालिफाइड हिमसेल्फ टू प्रैक्टिस इन द कोर्ट्स ऑफ इंडिया। इसके बाद 2006 में वो दिल्ली हाई कोर्ट में जज बनते हैं, और 2019 में वो क्या बन जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के जज। और फाइनली 2024 में वो क्या बन जाएंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे जस्टिस खन्ना जी के बारे में दो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। इनके दो जजमेंट्स काफ़ी पॉपुलर है, जिसमें एक जजमेंट वो है जहाँ पे उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को जब अभी 2024 के जनरल इलेक्शंस में प्रचार करने के लिए बाहर आना था, तो जो इंटरिम बेल दी गई थी वो जस्टिस खन्ना जी ने ही दी थी। दूसरा, जब आर्टिकल 370 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हटाया था या एब्रोगेट किया था, तो जब कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक की गई थी उसकी, जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया था, तो उन जजेस में जस्टिस खन्ना जी भी थे जिन्होंने ये बोला था कि जो आर्टिकल 370 सेंट्रल गवर्नमेंट एब्रोगेट कर रही है वो बिल्कुल सही है और वो ये कर सकती है। इसके बाद हम देखेंगे जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जी के कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस विच आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू क्या था। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू ये था कि 2017 में फाइनेंस बिल, जो उस टाइम का आपका बजट पास हुआ था, अरुण जेटली जी तब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने एक फाइनेंस बिल पास किया, और उसमें जो हम पार्टीज़ को चंदा देते हैं, जो हमारे या आपके जैसे लोग या कॉरपोरेट्स पार्टी में चंदा देती हैं, उनको एनोनिमस रखना अलाउ कर दिया। मतलब अगर मान लीजिए मैं एक XYZ पार्टी में चंदा दे रहा हूँ, तो मुझे मेरा नाम लिखा जाना ज़रूरी नहीं होगा। वो पार्टी SBI की दिल्ली ब्रांच में जाके उतने अमाउंट को इन कैश करा लेगी। और अगर इससे आप एक चीज़ प्रॉब्लम समझो, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं, या जो आपस में वोटर्स हैं उनको पता ही नहीं है कि कौन सा बिजनेस हाउस किस पॉलिटिकल पार्टी में चंदा दे रहा है, क्योंकि आप जो डोनर है उसको अपना नाम बताना ज़रूरी नहीं है। तो लेट्स से एक एक्स डोनर है, उसने ABC पार्टी को फंड किया, तो जो जनता है उसको मालूम ही नहीं चल रहा कि एक्स डोनर इज सपोर्टिंग ABC पार्टी। तो चंद्रचूड़ जी ने बोला इस केस में, यहाँ पे वो चीफ जस्टिस भी थे, उन्होंने बोला कि जो वोटर है, जो आम आदमी है वोट डालेगा, उसके पास आर्टिकल 19(1)(a) में, कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार है, कि उसके पास ये उसका राइट है कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि मेरे किस पॉलिटिकल पार्टी के पास किस जगह से कितनी फंडिंग आ रही है। और क्योंकि ये राइट टू इन्फॉर्मेशन का वायलेशन था, तो मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन था, इसीलिए उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। हाँ, बाकी बहुत लोग ये बोलते हैं कि 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करते करते इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, 2024 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है, बट बाकी फिर भी उन्होंने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को अपहेल्ड किया। दूसरा, जो 2019 में जम्मू एंड कश्मीर एक्ट की भी मैंने बात की थी जस्टिस खन्ना जी के केस में, उस केस में भी ही वॉज वेरी इंस्ट्रूमेंटल, और उन्होंने यहाँ पे डिसीजंस को अपहेल्ड किया। तीसरा, इसके बाद गे मैरिजेस की बात करते हैं। गे मैरिजेस का जब मुद्दा पहुंचा जस्टिस चंद्रचूड़ जी के पास, तो उन्होंने एक बात बोली कि देखिए, ही इज़ इन सपोर्ट ऑफ गे मैरिजेस, बट उन्होंने ये बोला कि जो लॉज बनाने होते हैं वो काम लेजिस्लेशन का होता है, विधायिका का होता है। तो उन्होंने बोला कानून बनाना मेरा पावर नहीं है, कानून की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक करना मेरा पावर है। तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला कि आप गे मैरिजेस पे एक लॉ बनाएं, और लोगों को भी एक बात बोली कि अगर उसके बाद कोई कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी में दिक्कत आती है तो वो वहाँ पे बहुत सपोर्टिव रहेंगे। इसके साथ ही कुछ और इंपॉर्टेंट डिसीजंस थे उनके। 2019 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो लाइव स्ट्रीमिंग है, आज हम और आप अगर सुप्रीम कोर्ट के कुछ वीडियोस देख पाते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, या लेट्स से यूट्यूब पे, तो वो इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि 2019 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी, जिसमें ये चीफ जस्टिस तो नहीं थे बट जज थे, और इन्होंने इस बात को अपहेल्ड किया था कि जो हमारे इंटर्न्स हैं या कॉमन पीपल है, दे ऑल्सो हैव दिस राइट कि जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उनको वो लाइव देख सकें। तो हम जो रील्स यूट्यूब फेसबुक पे आज कोर्ट की स्ट्रीमिंग देख पाते हैं, वॉज बिकॉज ऑफ दिस जजमेंट इन 2019। इसके साथ ही साथ इंडिया में 377 था, IPC का एक सेक्शन था 377, जो होमोसेक्सुअलिटी में को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करता था। तो इन्होंने इस सेक्शन को भी डिक्रिमिनलाइज किया 377 को, विच वॉज ऑल्सो अ वेरी इंस्ट्रूमेंटल डिसीजन और लेट्स से जजमेंट टेकन बाय हिम। इसके बाद हम कुछ चीज़ें बेसिक समझ लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक संवैधानिक निकाय है जो कि भारत के संविधान में मिलेगा।
और इसके साथ ही ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 से 147 के बीच में आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में जान सकते हो, कितने जजेस होंगे, कब रिटायर होंगे, कैसे अपॉइंट होंगे, कैसे रिमूव होंगे। इसके साथ ही साथ एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ था तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस थे, 8, अभी कितने, 34। इसके बाद एक चीज़ और समझ लीजिए, अभी तक का लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस कौन है। अब देखिए, मैंने आपसे क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट में रिटायरमेंट की एज है 65 साल। अब इसके बाद अगर मैं 64 पे भी अपॉइंट हो गया तो मैं 1 साल में रिटायर हो जाऊंगा। मैं 54 पे अपॉइंट हो गया तो मैं 11 साल तक सर्व करूंगा। इंडिया में आज तक लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस हुए हैं वाई वी चंद्रचूड़, हु वाज आल्सो द फादर ऑफ डी वाई चंद्रचूड़। तो डी वाई चंद्रचूड़ जी के फादर हैं वाई वी चंद्रचूड़ जी, जो 16 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। इनके बेटे थे 50th, संजीव खन्ना जी हैं 51st, और ये 6 साल तक क्या थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके बाद कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहले जिक्र होगा ईयर 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट जब ब्रिटिशर्स के टाइम आएगा, रेगुलेटिंग एक्ट में वो सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे। और इंडिया का पहला सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा में बनाया जाएगा 1774 में, और इंडिया के पहले चीफ जस्टिस होंगे लॉर्ड एलिजा इम्फे। लॉर्ड एलिजा इम्फे वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कहाँ बनाया जाएगा, कैलकाटा में। उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस 1950 में हम कैलकाटा से सुप्रीम कोर्ट को शिफ्ट करेंगे कहाँ पे, दिल्ली में। और दिल्ली में जब हम सुप्रीम कोर्ट बनाएंगे तो इंडिपेंडेंस के बाद के सबसे पहले चीफ जस्टिस होंगे एच जे कन्या, हरिलाल जे कन्या। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि इंडिपेंडेंस के बाद पहले चीफ जस्टिस कौन थे, तो आंसर वुड बी एच जे कन्या। और इसके साथ ही पूछता है कि इंडिया के पहले सुप्रीम कोर्ट जज कौन, चीफ जस्टिस कौन थे, तो लॉर्ड एलिजा इम्फे। और कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहले जिक्र कहाँ होगा, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसके साथ ही इंडिया में एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। मैंने ऐसे इंटीग्रेटेड जुडिशरी, मेरा कहने का मतलब है हमारे यहाँ एक हायरार्की है, लोअर कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड देन सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट कोई डिसीजन देता है, देन इट कैन बी चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो। यूएस में ऐसा सिस्टम नहीं है, यूएस में हर स्टेट का अपना खुद का सुप्रीम कोर्ट होता है, और अगर वहाँ पे स्टेट कोर्ट कुछ ऑर्डर देता है तो देन इट कैन नॉट बी चैलेंज इन टू द सुप्रीम कोर्ट, लेट्स से द सेंट्रल और द फेडरल कोर्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप समझेंगे, ये मैंने आपको पॉइंट बताया कि इंदिरा गांधी जी ने 2 बार इस रूल का वायलेशन किया था, जहाँ पे वो सीनियर मोस्ट जज को उन्होंने चीफ जस्टिस ना बनाया। और वो 2 इंसिडेंट से, एक एन रे जी का और एच एम बेग। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट 1980 में जागता है और कहता है कि आज से यही ट्रेडिशन फॉलो होगा कि जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, चीफ जस्टिस। तो इसमें प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का कोई रोल नहीं है, किसी बॉडी का कोई रोल नहीं है। आपकी सीनियरिटी डिसाइड करेगी कि आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे या फिर नहीं। इसके साथ एक चीज़ और समझ लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज की जो रिटायरमेंट एज होती है वो होती है 65। इसके बाद अगर उन्हें रिज़ाइन करना है तो वो प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देंगे। इसके साथ ही साथ अगर उनको रिमूव करना है तो यहाँ पे एक चीज़ समझिए, यहाँ पे इंडिया में जजेस का रिमूवल कितना टफ है। अगर मुझे किसी जज को रिमूव करना है, और वो रिमूव कब होंगे, अगर वो कोई चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल करते हैं, कोई ब्राइबरी करते हैं, कुछ मिसकंडक्ट करते हैं, तो कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है जहाँ पे किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज को रिमूव किया जा सकता है। तो देखिए उनका तरीका क्या है, लोकसभा से भी आपको पास कराना है मोशन, राज्यसभा से भी मोशन पास कराना है, और प्रेसिडेंट से साइन भी कराना है। और मोशन पास कराने का मतलब है लोकसभा में जितने लोग उस टाइम पे बैठे होंगे, जैसे मान लीजिए एक एक्स जज हैं, इनका रिमूवल होना है, तो ये पहले तो लोकसभा में जितने लोग बैठ के वोट कर रहे होंगे रिमूवल के लिए, इसका 2/3, मान लीजिए लोकसभा में 300 सीट्स होती तो 200 लोग वोट करें इस फेवर में कि हाँ इनको रिमूव कर दो। ये हुआ लोकसभा में। इसके बाद इस मोशन को वापस से राज्यसभा में भी पास कराना है, और किस मेजोरिटी से कराना है, 2/3। मतलब मान के चलते हैं राज्यसभा में 600 सीट्स थी, तो 2/3 मतलब 400, मतलब 400 लोग राज्यसभा में वोट करें, 200 लोग लोकसभा में वोट करें। इसके बाद प्रेसिडेंट भी साइन करे, देन ओनली अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट और अ हाई कोर्ट इज रिमूव्ड इन इंडिया। तो आप समझिए जज का रिमूवल कितना टफ है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिए, इंडिया में आज तक कभी भी कोई भी जज रिमूव नहीं हुआ है, लेकिन हाँ वो इस स्टेज तक पहुंचा है कि लोकसभा में वोटिंग हो गई, राज्यसभा में नहीं हो पाई क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने वॉक ओवर दिया, कांग्रेस पार्टी पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो बस यहाँ तक गया है, मतलब ओवरऑल रिमूवल नहीं हुआ है। और वो इंडिया की हिस्ट्री में आज तक एक बार हुआ है, इन द ईयर 1991, जब पहली बार वी रामास्वामी नाम के जज थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जिन पे इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट तो हुआ बट कभी कंप्लीट नहीं हो पाया। तो आई थिंक आपको बहुत सारी क्लैरिटी बनी होगी सुप्रीम कोर्ट पे। एंड सिंस डी वाई चंद्रचूड़ हैज़ गिवन एक्सेप्शनल एंड वेरी लाइक a lot of good judgments, so I'm hoping there would be a question on D.Y. Chandrachud in this flat examination. Thank you so much.